हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक बाय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 9 जैव विकास के वाद एवं क्रियाविधि के अंतर्गत पार्ट 2 लेकर के आए हैं। अगर इसके पहले का पार्ट आप नहीं देखे हैं तो चैनल से जाकर के देख सकते हैं। अगर इसके पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, फ्री में एकदम सारी वीडियो देखिए। बहुत ही आसान भाषा में चित्र सहित समझाया हुआ है। आज के पार्ट में विकास की क्रियाविधि को समझाएंगे, अर्थात मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन को समझाएंगे। आपको बता दें, जो विकास की क्रियाविधि है, इसके जो विकासीय कारक होते हैं, जो विकासीय कारक हैं वो कई होते हैं। कौन कौन से विकासीय कारक हैं? नंबर 1 है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं पहला विकासीय कारक क्या होगा? विभिन्नताएं या वेरिएशंस। विभिन्नताएं या वेरिएशंस अंग्रेजी में कहा जाता है। और दूसरा विकासीय कारक होगा उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन या अंग्रेजी में म्यूटेशन कहा जाता है, म्यूटेशन। और फिर तीसरा विकासीय कारक होगा प्रवसन। प्रवसन को क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहा जाता है, माइग्रेशन। देखिए, पहले ऐसे समझिए, इसके बाद इनको कैसे लिखेंगे, परीक्षा में लिखने का तरीका भी आपको बताएंगे। तो पहले इनको एक एक करके भी समझाएंगे डिटेल से चित्र सहित, और इसके बाद लिखना भी बताएंगे। तो तीसरा हुआ प्रवसन और चौथा होगा आनुवंशिक अपवहन, या फिर अंग्रेजी में कहा जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। और फिर पांचवा कारक होगा प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन या अंग्रेजी में कहेंगे तो नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। और इसके बाद छठवां कारक होगा कृत्रिम चयन। कृत्रिम चयन आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। देखिए, जो ये कृत्रिम चयन है 7वां कर लीजिएगा। और यहां पर 5वें के बाद में छठवां कारक जो होगा, यहां हम आपको बता देते हैं। छठवां कारक अनुकूलन होगा। अनुकूलन या एडॉप्टेशन। तो पहला विभिन्नताएं या वेरिएशंस हो जाएगा, दूसरा उत्परिवर्तन या म्यूटेशन हो जाएगा, तीसरा प्रवसन या माइग्रेशन हो जाएगा, चौथा आनुवांशिक अपवहन या जेनेटिक ड्रिफ्ट, और पांचवा प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन, छठवां होगा अनुकूलन या एडाप्टेशन, और सातवां होगा कृत्रिम चयन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन। चलिए, इन सबको एक एक करके चित्रों के माध्यम से समझाते हैं, और इसके बाद परीक्षा में कैसे लिखेंगे तो एग्जाम में लिखने का तरीका भी आपको बताएंगे। कि पहला है विभिन्नताएं या वेरिएशंस। विभिन्नताएं या वेरिएशंस क्या होते हैं? देखिए, जैसे यहां पर एक कोई जाति है, एक जाति समूह है, मान लेते हैं जाति समूह है। ये कोई एक जाति समूह है, या एक ही जाति के जीव हैं, ये कह सकते हैं, या एक ही जाति के जीव हैं। यहां पर एक ही जाति के जीव रह रहे हैं। तो जितने भी जीव रह रहे हैं उन जीवों में जो अंतर पाए जाते हैं, यानी एक ही जाति के जीवों में जो अंतर पाए जाते हैं, सभी एक जैसे तो होंगे नहीं, जो अंतर पाए जाते हैं, या कह लीजिए कि जो असमानताएं पाई जाती हैं, असमानताएं पाई जाती हैं, उन्हें ही विभिन्नताएं या वेरिएशन कहा जाता है। यानी किसी एक जाति के जीवों में जो अंतर पाए जाते हैं या जो असमानताएं पाई जाती हैं, उन्हें ही वेरिएशन या विभिन्नताएं कहा जाता है। और आपको बता दें, यदि विभिन्नता है, विभिन्नता है तो विकास होगा। यदि वेरिएशन है, विभिन्नताएं हैं तो विकास होगा। और यदि विभिन्नता नहीं है, विभिन्नता नहीं है तो विकास नहीं होगा, विकास नहीं होगा। अगर विभिन्नता या वेरिएशन नहीं है तो विकास नहीं होगा। मतलब जो जीव हैं, जीव एक समान ही रहेंगे। जब विकास नहीं होगा तो जैसे जीव पहले थे वैसे ही रहेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, कोई भी विकास उसमें
नहीं होगा। इसका मतलब विकास का मुख्य आधार विभिन्नताएं हैं या वेरिएशंस है। अगर विभिन्नता होगी तो विकास होगा, विभिन्नता नहीं है तो विकास नहीं होगा। इस तरह से आपको बता दें कि जो विभिन्नताएं हैं ये दो तरह से आती हैं। कोई भी जीव है, जीवों में विभिन्नताएं दो प्रकार से आती हैं। एक तो वातावरण से, पर्यावरण या वातावरण से, और दूसरा जीनी ढांचे से। जीनी ढांचे से देखो, वातावरण के प्रभाव से भी विभिन्नता आ जाती है, वेरिएशंस आ जाते हैं, और जीनी ढांचे में परिवर्तन होने से विभिन्नताएं या परिवर्तन या चेंजेस आ जाते हैं। और चेंजेस आएंगे, विभिन्नताएं होंगी, तभी विकास होगा। क्योंकि जो विकास है इसका मुख्य कारक क्या है? विभिन्नता या वेरिएशंस होता है। चलिए अब दूसरे कारक पर आते हैं। देखिए, दूसरा कारक है विकास की क्रियाविधि का दूसरा कारक है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। तो जैसे कोई जीव है तो उस जीव में जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, जो आनुवांशिक पदार्थ होता है या जो हेरिडिटी मटेरियल होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, तो उस जेनेटिक मटेरियल में, या फिर हम कह सकते हैं कि जीन में, क्योंकि जीन भी तो जेनेटिक मटेरियल ही होता है। भाई जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डीएनए, और डीएनए पर क्या होगा? जीन पाया जाता है, तो जीन भी जेनेटिक मटेरियल है। और डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो क्रोमोसोम पर या गुणसूत्रों पर। तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम भी आनुवांशिक पदार्थ माना जाएगा, डीएनए भी आनुवांशिक पदार्थ माना जाएगा, और जीन भी आनुवांशिक पदार्थ माना जाएगा। तो कहा गया है कि कोई भी जीव है, जीव के आनुवांशिक पदार्थ में या फिर जीन में होने वाले जितने भी परिवर्तन होते हैं, जीन में होने वाले जो चेंजेज होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उन्हीं चेंजेस को, उन्हीं परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। या इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जीवों में होने वाले अचानक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। या कहां पर अचानक होते हैं? तो आनुवांशिक पदार्थ में। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जीवों के आनुवांशिक पदार्थ में या जीन में होने वाले अचानक परिवर्तन जो होते हैं उन्हें ही उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा जाता है। आपको बता दें, जो जीन उत्परिवर्तन है, जो जीन उत्परिवर्तन होता है, इसको पॉइंट म्यूटेशन भी कहा जाता है। पॉइंट म्यूटेशन भी कहा जाता है, याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जा सकता है। जीन उत्परिवर्तन को पॉइंट म्यूटेशन या पॉइंट उत्परिवर्तन, पॉइंट अंग्रेजी का है, उत्परिवर्तन लिख दिया, पॉइंट उत्परिवर्तन भी कहते हैं। और आपको बता दें, ऐसा होने पर जीन की रासायनिक संरचना में बदलाव आ जाता है। यानी कि जब जीन में उत्परिवर्तन होता है, चेंजेस होता है, तो जीन में उत्परिवर्तन होने से क्या होता है कि जो जीन की रासायनिक संरचना होती है, रासायनिक संरचना होती है, उसमें बदलाव आ जाता है। रासायनिक संरचना में बदलाव आ जाता है या उसकी रासायनिक संरचना बदल जाती है। और आपको यहीं पर बताते चलें कि जीन उत्परिवर्तन से जीवों में विभिन्नताएं आती हैं, विभिन्नताएं आती हैं। जब जीन उत्परिवर्तन होगा तो जीवों में विभिन्नताएं आती हैं, वेरिएशंस आती हैं। और अभी मैंने आपको बताया था विभिन्नताओं वाले में कि जब विभिन्नताएं होंगी तो विकास होगा, विभिन्नताएं होंगी तो विकास होगा। यानी विभिन्नता विकास का आधार है, तो विभिन्नता होगी तो विकास होगा। तो जीन उत्परिवर्तन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और विभिन्नता विकास का आधार है। ऐसे ही गुणसूत्रों में भी उत्परिवर्तन होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं इनमें भी उत्परिवर्तन होते हैं। तो कभी एक गुणसूत्र कम हो जाता है, कभी एक गुणसूत्र की भुजा ही कट जाती है, कभी एक गुणसूत्र ज्यादा हो जाता है। तो जो मैंने सिंड्रोम वगैरह सब पढ़ाए हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। तो गुणसूत्रों में उत्परिवर्तन होते हैं, इससे भी विभिन्नताएं आती हैं। गुणसूत्रों में उत्परिवर्तन से भी विभिन्नताएं आती हैं, और उत्परिवर्तन से विभिन्नताएं जो आती हैं, विभिन्नताएं ही विकास का आधार होती हैं। तो ये हो जाएगा उत्परिवर्तन। चलिए अब तीसरे पर आते हैं, प्रवसन या माइग्रेशन पर। तीसरा है प्रवसन या माइग्रेशन। प्रवसन या माइग्रेशन किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं पहले। देखिए, विभिन्न आबादियों के बीच सदस्यों का आपसी
आवागमन, आवागमन, विभिन्न आबादियों के बीच सदस्यों का आपसी आवागमन ही प्रवसन कहलाता है या माइग्रेशन कहलाता है। जैसे एक आबादी ये है, दूसरी आबादी ये है, एक आबादी इसको मान लेते हैं और दूसरी आबादी इसको मान लेते हैं। अब मान लीजिए कि यहां पर कोई जीव हैं जो रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको गौरैया मान सकते हो। गौरैया यहां पर रह रही है, तो ये गौरैया उड़कर यहां आ गई, दूसरी आबादी में आ गई। ये गौरैया उड़कर यहां आ गई। गौरैया जो यहां आई है, इसको क्या कहेंगे? आप्रवासी कहेंगे। ये जो गौरैया आई है, इसे क्या कहेंगे? आप्रवासी है, क्योंकि ये दूसरे समूह में आ गई है, इसलिए इसे आप्रवासी कहा जाएगा। और जो आप्रवासी होता है, आप्रवासी जो होता है, आप्रवासी आबादी के प्रवासी के साथ लैंगिक संबंध बनाता है। अब यहां पर जो अन्य जीव हैं उनके साथ लैंगिक संबंध बनाता है, और लैंगिक संबंध जब ये गौरैया यहां बनाएगी तो क्या होगा कि जीन पूल में परिवर्तन आ जाएगा। जीन पूल में परिवर्तन आ जाएगा या उत्परिवर्तन हो जाएगा। और जीन पूल में उत्परिवर्तन होने से क्या होगा कि जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी या बदल जाएगी। यानी जीन पूल में अगर उत्परिवर्तन हुआ या जीन पूल में चेंजेस आए, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। इस प्रकार से विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएंगी। जैसे ही चेंज हुआ तो विभिन्नताएं होंगी, और विभिन्नता ही विकास का आधार है। तो इस तरह से ये प्रवसन हो जाएगा। चलिए अब आनुवांशिक अपवाह पर आते हैं। तो अब चौथा विकासीय कारक है आनुवांशिक अपवहन या जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसे जेनेटिक ड्रिफ्ट भी कहा जाता है, या फिर इसे जीनी अपवहन भी कहते हैं। जीनी अपवहन भी कहते हैं। चाहे आनुवांशिक अपवहन कहो, चाहे आनुवांशिक अपवाह कहो, चाहे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहो, चाहे जीनी अपवहन कहो, कई सारे इसके नाम हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? बता दें कि छोटी आबादियों में बिना प्राकृतिक चयन के एलील्स के विलुप्त होने या फिर स्थापित होने को आनुवांशिक अपवाह कहते हैं। छोटी जो आबादी होती हैं, छोटी आबादियों में बिना प्राकृतिक चयन के एलील्स के विलुप्त होने या फिर स्थापित होने को ही आनुवांशिक अपवाह कहते हैं। तो इसको दो तरह से समझाया जा सकता है। एक तो फाउंडर प्रभाव से समझाया जा सकता है, और दूसरा बोतल नेक प्रभाव से इसे समझाया जा सकता है। अगर फाउंडर प्रभाव को समझें तो जैसे यहां पर कोई दो आबादियां ले लेते हैं, विभिन्न आबादियां यहां पर बना लेते हैं, और मान लेते हैं कि इस आबादी में 95% लोग गोरे थे और 5% लोग काले थे। 95% लोग गोरे थे और 5% लोग काले थे। अब क्या हुआ कि ये जो 5% लोग काले थे, इसमें से 4% लोग यहां गए। यहां से बिना किसी कारण के, कारण कोई नहीं है, बिना किसी कारण के यहां से 4%, जो 5% लोग थे, यहां से 4% यहां पर चले आए, दूसरे समूह में चले आए। एक छोटा समूह कह लीजिए, छोटा समूह यहां आ गया। ये जो काले लोगों की संख्या है यहां पर अब धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो देखिए इस 4% जो लोग यहाँ काले वाले आए थे, अब धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ेगी और धीरे धीरे करके बहुत सारे काले लोग यहाँ पर हो जाएंगे, यानी इनकी संख्या बढ़ जाएगी। मान लेते हैं कि बहुत सारी संख्या यहाँ पर बढ़ गई है। तो ये जो 4% लोग आए थे, ये क्या हुए? फाउंडर हुए, इन्होंने बनाया, तो इसीलिए उसको फाउंडर प्रभाव कहा जाता है। इस तरह से देखिए जीन आवृत्तियां चेंज हो गई हैं, तो इसे ही जीनी अपवहन या आनुवांशिक अपवहन या जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। अगर बोतल नेक प्रभाव को देखा जाए तो यहां जो बचे थे
इसमें 95% लोग जो बचे हुए थे, क्या हुआ, बाई चांस यहाँ पर भयंकर तूफान आ गया, आग लग गई या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो ऐसी स्थिति में 95% में से 90% लोग खत्म हो गए। 90% लोग खत्म हो गए, मर गए। 93% आप मान लीजिए 93% खत्म हो गए, तो यहाँ 2% लोग बचे। अब देखिए भी यहाँ 5% लोग काले थे, कम थे, लेकिन अब यहाँ पर 2% गोरे ही बचे हैं, ये कम रह गए हैं। तो इस तरह से पहले संख्या अधिक थी, ये देखिए इस तरह से थी, और बाद में संख्या कम हो गई, तो ये बोतल की नेक की जैसे हो गई, इसीलिए इसको बोतल नेक प्रभाव कहा जाता है। तो ये हो गया अनुवांशिक अपवहन। और अधिक डिटेल से समझने के लिए हमारे चैनल में अनुवांशिक अपवहन अलग से अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए अगले विकासीय कारक पर आते हैं। फिर अगला विकासीय कारक है प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो प्राकृतिक चयन होता है, कोई भी जीवधारी है, इस जीव में जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंजेज आते हैं, परिवर्तनों के समय व दिशा को निर्धारित करता है। जो प्राकृतिक चयन है, किसी जीव में होने वाले परिवर्तनों के समय व दिशा को निर्धारित करता है। कहने का मतलब यह है कि वातावरण के अनुसार जिनका जीनी संयोग अनुकूली दक्षता दिखाता है, उस वातावरण के अनुकूल हो जाता है, वह जीव जीवित रहते हैं, शेष मर जाते हैं। और जो जीवित रहते हैं वो संतान उत्पत्ति करते रहते हैं। इस तरह से धीरे धीरे लाभप्रद जीव अधिक सफल होते हैं, यानी लाभप्रद एलील्स बढ़ते जाते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण बताते हैं कि कोई मच्छर है, जब पहली बार मच्छर को मारने के लिए डीडीटी का प्रयोग किया गया, जब पहली बार मच्छरों को मारने के लिए डीडीटी का छिड़काव किया गया, तो आश्चर्यजनक सफलता मिली, लगभग बहुत सारे मच्छर मर गए। लेकिन आजकल जब डीडीटी का छिड़काव किया जाता है तो मच्छर नहीं मरते हैं। मच्छर डीडीटी के प्रति संवेदी थे। जो मच्छर डीडीटी के प्रति संवेदी थे वे मर गए, जो डीडीटी के प्रति संवेदी थे वे मर गए, खत्म हो गए। और जो डीडीटी के प्रति प्रतिरोधी थे वे जीवित रहे, बचे रहे, तक धीरे धीरे करके सभी मच्छर डीडीटी के प्रति प्रतिरोधी हो चुके हैं। तो इस तरह से प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अगले विकासीय कारक पर आते हैं। देखिए अगला विकासीय कारक है अनुकूलन या एडॉप्टेशन। तो अनुकूलन क्या होता है कि जो जीव जिस वातावरण में रह रहे हैं, या जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, वो उसके अनुकूल बन जाते हैं। जो अनुकूल बन जाते हैं वो जीवित रहते हैं, और जो अनुकूल नहीं बन जाते हैं, नहीं बन पाते हैं, वह धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो अनुकूलन क्या हुआ कि जीवों का उस वातावरण में ढलना, जिस वातावरण में वो रह रहे हैं उस वातावरण में ढलना ही अनुकूलन हो गया। और इसके बाद है कृत्रिम चयन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो कृत्रिम चयन में आपने देखा होगा, जो मनुष्य अपने लाभ के लिए विभिन्न प्रकार के जंतुओं की किस्मों का प्रयोग करता है, विभिन्न प्रकार के पौधों की किस्मों का प्रयोग करता है, अलग अलग पौधों के चयन करता है ताकि उनको अधिक उपजाऊ चीजें मिल सकें। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो पालतू जंतु हैं, लाभकारी जंतु हैं, उनकी उन्नत किस्मों का विकास हो रहा है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के अधिक उपज वाले पौधों का विकास हो रहा है। इसको कृत्रिम चयन कहा जाता है। चलिए परीक्षा में इसको कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका भी आपको समझा देते हैं। जैव विकास के आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार, मतलब जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है उसके अनुसार विकासीय फैक्टर कौन कौन से हैं? विभिन्नताएं या वेरिएशंस, उत्परिवर्तन या म्यूटेशंस, प्रवसन या माइग्रेशन, आनुवंशिक अपवहन यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट, प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन, अनुकूलन यानी एडॉप्टेशंस और कृत्रिम चयन
यानी आर्टिफिशियल सिलेक्शंस। चलिए इन सब को समझा देते हैं। तो पहला है विभिन्नताएं या वेरिएशंस। तो एक ही जाति के जीवों में पाए जाने वाले अंतर या असमानताओं को विभिन्नताएं कहते हैं। अगर एक ही जाति के जीव हैं और उनमें अंतर पाए जा रहे हैं या असमानताएं पाई जा रही हैं, यानी डिसिमिलरिटीज पाई जा रही हैं, तो उन्हीं डिसिमिलरिटीज को या असमानताओं को विभिन्नताएं कहते हैं। विभिन्नताओं के अनुपस्थिति में किसी भी जाति के समस्त जीव समान होंगे। यानी अगर विभिन्नताएं नहीं होंगी, वेरिएशंस नहीं होंगे, तो कोई भी जाति हो, उस जाति के सभी जीव समान होंगे और उनमें विकास नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि विकास के लिए वेरिएशंस जरूरी है, विभिन्नताएं होना जरूरी है। तो विभिन्नताएं आनुवंशिकी द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती हैं। आनुवंशिकी के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, यानी माता पिता से उनकी संतानों में जाती हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि विभिन्नताएं और आनुवंशिकी जैव विकास के दो मुख्य कारक हैं। यानी वेरिएशंस और जेनेटिक्स जैव विकास के दो मुख्य कारक हैं। तो विभिन्नताओं के अगर कारण की बात करें, काजेस की बात करें, तो दैहिक विभिन्नताएं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं, किंतु जर्मिनल विभिन्नताओं के अनेक कारण हैं और इन विभिन्नताओं से जीवों की जीनिक संरचना बदलती है। मतलब विभिन्नताएं क्यों होती हैं, तो इसके दो कारण बताए। पहला तो वातावरण का प्रभाव और दूसरा जीनी ढांचे में परिवर्तन। यदि वातावरण के प्रभाव को देखा जाए तो वातावरण का जीवधारियों के शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता है और उनमें कई प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे गर्मी है, सर्दी है, भोजन की कमी है, जलवायु परिवर्तन है आदि का जीवों की रचना पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। अब यदि जीनी ढांचे में परिवर्तन को देखा जाए तो जीव के सभी गुणसूत्रों पर स्थित सारे जीन्स मिलकर उस जीव का जीनी ढांचा या जीन समूह बनाते हैं। मतलब जीव के जितने भी गुणसूत्र होते हैं, उन सभी गुणसूत्रों पर जितने भी जीन्स पाए जाते हैं, उन सभी जीन्स को मिला लीजिए तो उसे क्या कहते हैं, जीनी ढांचा या जीन समूह कहा जाता है। अब यदि जीनी ढांचे या जीन समूह में परिवर्तन होते हैं, चेंजेज होते हैं, तो जीवों में विभिन्नताएं आएंगी और विभिन्नताएं या वेरिएशंस होने से उनमें विकास की क्रिया होगी। अब दूसरा विकासीय कारक है उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशंस। तो जीवों के आनुवांशिक पदार्थ यानी हेरिडिटरी मटेरियल जो होता है या जीन और इनसे संबंधित गुणसूत्रों में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। यानी जीन्स में होने वाले परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं या गुणसूत्रों में होने वाले परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं या म्यूटेशन कहलाते हैं। और ये जो म्यूटेशन है मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं, तो जीन उत्परिवर्तन होता है, इसके अलावा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है, गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन होता है। मतलब उत्परिवर्तन किसमें हो सकता है, तो जीन उत्परिवर्तन, गुणसूत्र उत्परिवर्तन और गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से उत्परिवर्तन होता है। अब यदि इनमें से जीन उत्परिवर्तन को देखा जाए तो जीन उत्परिवर्तन को पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। जीन उत्परिवर्तन को पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। इसमें जीन की रासायनिक संरचना बदल जाती है। जीन उत्परिवर्तन जीवों में विभिन्नता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी अगर जीन में उत्परिवर्तन होता है, जीन में चेंजेस आते हैं, तो उसमें वेरिएशंस आ जाएगा, उस जीव में वेरिएशंस या विभिन्नता आ जाएगी और विभिन्नता होगी तो विकास होगा। अब यदि गुणसूत्र उत्परिवर्तन को देखा जाए तो गुणसूत्रों में जीन संख्या तथा उनके विन्यास में होने वाले परिवर्तन को गुणसूत्र उत्परिवर्तन या गुणसूत्र विपथन कहते हैं। मतलब जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र में जीन संख्या और अगर उसके विन्यास में कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई चेंजेस हो रहा है,
तो उसे ही गुणसूत्र उत्परिवर्तन कहते हैं या गुणसूत्र विपथन कहा जाता है। ये सभी उत्परिवर्तन जीवों में विभिन्नताओं के लिए जिम्मेदार होते हैं, वेरिएशंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। और यदि गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन होता है तो भी जीवों में विभिन्नताएं आ जाती हैं, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, आदि विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। फिर अगला विकासीय कारक है प्रवसन यानी माइग्रेशन। तो प्रत्येक जीव जाति की विभिन्न आबादियों के बीच इनके सदस्यों का आपसी आवागमन होता रहता है। यानी कोई भी जीव जाति है, अगर उसकी कई सारी आबादियां हैं तो विभिन्न आबादियों के बीच में सदस्यों का आपसी आवागमन होता रहता है, आते रहते हैं सदस्य, जाते रहते हैं सदस्य, इसलिए कहा गया कि आपसी आवागमन होता रहता है। किसी एक आबादी में अन्य आबादियों से आने वाले सदस्यों को अप्रवासी कहा जाता है। कोई एक आबादी है, उस आबादी में अन्य आबादियों से अगर कोई सदस्य आया है तो उसे अप्रवासी कहते हैं। और अप्रवासी सदस्य यदि आबादी के प्रवासी सदस्यों के साथ लैंगिक संबंध स्थापित करता है, यानी जो सदस्य बाहर से आ गया है वो अगर वहां पर रहने वाले सदस्यों के साथ लैंगिक संबंध स्थापित करता है तो उस आबादी के जीन पूल में कुछ नए उत्परिवर्तित जीन्स का समावेश हो जाता है, यानी नए जीन्स आ जाते हैं। कैसे? उत्परिवर्तित जीन्स आ जाते हैं। अथवा इस आबादी में एलील्स की जीन आवृत्तियां या जीन फ्रीक्वेंसीज बदल जाती हैं। इसी प्रकार आबादी के कुछ सदस्य आबादी को छोड़कर अन्य आबादियों में चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो इस प्रकार प्रवसन द्वारा भी आबादियों के जीन पूल का संगठन बदलता रहता है। फिर अगला है आनुवांशिक अपवाह यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो हार्डी बीनबर्ग का संतुलन नियम केवल बड़ी बड़ी आबादियों पर ही लागू होता है। छोटी आबादियों में सदस्यों की संख्या और उनकी जनन दर में अंतर के कारण जीन की आवृत्तियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संतुलन नहीं रह पाता है। मतलब जो हार्डी बीनबर्ग का संतुलन का नियम है वो केवल बड़ी बड़ी आबादियों पर ही लागू होता है, छोटी आबादियों पर लागू नहीं होता है। और छोटी जो आबादियां होती हैं उसमें सदस्यों की संख्या कम होती है। उनकी जनन दर में अंतर के कारण जीन की जो आवृत्तियां होती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी संतुलन उनमें नहीं रह पाता है। और छोटी आबादियों में बिना किसी चयनिक महत्व के लक्षण उनके एलील में से विलुप्त हो जाते हैं। कोई भी चयनिक महत्व नहीं है और जो लक्षण होते हैं एलील से विलुप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और उनके दूसरे एलील या युग्म विकल्पी आबादी के जीन पूल में स्थापित हो जाते हैं। छोटी आबादियों में बिना प्राकृतिक चयन के एलील्स के विलुप्त होने या स्थापित होने को आनुवांशिक अपवाह कहा जाता है। अगर आनुवांशिक अपवाह की परिभाषा पूछे तो क्या बताएंगे? छोटी आबादियों में बिना प्राकृतिक चयन के एलील्स के विलुप्त होने या स्थापित होने को ही आनुवांशिक अपवाह या जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। फिर विकास का अगला कारक है प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। तो प्राकृतिक चयन किसी जीव में होने वाले परिवर्तनों के समय और दिशा को निर्धारित करता है। कोई भी जीव है उसमें होने वाले परिवर्तनों के समय और दिशा को निर्धारित करता है। किन्हीं विशेष वातावरणीय परिस्थितियों में जो जीन संयोग जीवों को अनुकूली दक्षता प्रदान करता है, प्राकृतिक चयन उन जीन संयोग वाले जीवों को प्रोत्साहित करता है और वही जीव सबसे अधिक संतानोत्पादन में क्षमता रखता है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्राकृतिक चयन जीवों की जीनी संरचना में विभेदी जनन तथा लाभकारी जीन संयोगों का चयन करता है, जिससे उस आबादी के जीन पूल में धीरे धीरे लाभप्रद या अधिक सफल एलीलों की आवृत्ति बढ़ जाती है और हानिकारक एलीलों की आवृत्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर अगला है अनुकूलन या एडाप्टेशन। तो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं करते,
बल्कि प्रकृति चयन विभिन्न लक्षणों वाले जीवों में पर्यावरण में सफलतापूर्वक रहने के लिए अनुकूल जीवों का चयन करते हैं। एक जीव या एक जीव समूह जिसकी जीनी संरचना किसी विशेष पर्यावरण में उसके लिए लाभप्रद होती है, तो उस जीव को अनुकूलित, उस लक्षण को अनुकूली लक्षण तथा इस विशेषता को अनुकूलन कहते हैं। जल में तैरने के लिए मछलियों में पखने, उड़ने वाले जीवों में पंख, शत्रुओं से रक्षा के लिए सींग, अनुहरण आदि अनुकूली लक्षण होते हैं। कुल मिलाकर अनुकूलन का मतलब ये हुआ कि उस वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेना ही अनुकूलन है। अंतिम विकासीय कारक है कृत्रिम चयन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो मनुष्य अपने लाभ के लिए जंतुओं और वनस्पतियों की किस्मों का चयन करता आया है, जिससे पालतू जंतुओं और लाभकारी पौधों की उन्नत किस्मों का विकास हुआ है। इस प्रक्रिया को कृत्रिम चयन कहा जाता है। उदाहरण के लिए डेयरी वैज्ञानिक अधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली गायों का चयन करते हैं। इस प्रकार अगली पीढ़ी केवल उन्हीं पशुओं के बछड़ों की होती है जिनकी गायें अधिक दूध देती थीं। जब यह प्रक्रिया कई पीढ़ियों तक दोहराई जाती है, तो अंत में अधिक दूध देने वाली गायों की समिष्टि विकसित हो जाती है। कृत्रिम चयन द्वारा भी कालांतर में पीढ़ियों में इतने परिवर्तन आ जाते हैं कि वे मूल जनकों की तुलना में बिल्कुल नई किस्म बनाते हैं। जैसे रॉक पिजन कबूतरों की विभिन्न किस्मों के वंशज हैं। इसी प्रकार पत्ता गोभी, फूल गोभी इत्यादि एक ही वंशज कोल वर्ड से कृत्रिम चयन द्वारा प्राप्त किए गए। तो आशा है आप सभी लोगों को सभी विकासीय कारक अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।